सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का 5th चैप्टर इन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सीरीज में। 5th चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एज यू ऑल नो कि आपको अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप की लैब डाउनलोड कर लीजिए, दोनों में आपका फ़ायदा है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मेंशन द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन या सेलेक्टिंग पी प्लांट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। मतलब मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों सेलेक्ट किया। तो लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पहली बात तो क्या थी कि पी प्लांट है विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और कितने कैरेक्टर्स हैं? बेसिकली देयर आर 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, ठीक है। लाइक टॉल, ड्रॉफ, राउंड, रिंकल्ड, ग्रीन, येलो, पर्पल, वाइट एटसेट्रा। एंड देयर आर बेसिकली 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अगर मान लो इमेजिन करो ह्यूमंस को कंसिडर करते हैं तो ह्यूमंस में लाइक काउंटलेस नंबर ऑफ वेरिएशंस हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, काउंटलेस कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस में कलर्स की बात करें तो कलर ऑफ आईज डिफरेंट है, स्किन डिफरेंट है, आईज के ऊपर जो आईब्रोज है उसका कलर अलग है, हेयर्स का कलर अलग है, और मतलब कलर के ऊपर ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे ही आपको स्किन की क्वालिटी पे आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो यस, अच्छा हुआ उन्होंने पी प्लांट दिया, पहली बात। दूसरी बात, पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल, तो मतलब मेल फीमेल एक ही में हो जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है, इसीलिए जनरेशन या ट्रेड्स इजीली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इजीली डेवलप होती रहती है। तीसरा है, इन पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजिली अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन। आप इमैस्कुलेशन, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर गुड कैरेक्टर वाले जो एंथर्स हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको बाद में हम बैगिंग वगैरह करके जहाँ पर जो है ना अफेक्टेड जो खराब पौधा था उस पर अच्छे वाले एंथर्स को पहुँचा के फिर नई जनरेशन अच्छी बना लेते हैं। तो ये पॉसिबल है। पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन भी छोटा होता है ना। 5-5, 6-6 महीने में आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डेवलप हो जाती है। इमेजिन करो कि हम आम के पेड़ पे सब इमेजिन करो, अगर ये स्टडी कर रहे होते तो तकरीबन 10 से 15 साल मिनिमम लग जाता है एक आम के पेड़ को प्रॉपरली डेवलप होने में, समझ रहे हो ना। तो अच्छा हुआ उन्होंने ऐसे प्लांट को। एक और चीज़ में ऐड कर सकते हो कि जो पी प्लांट था उसकी हाइट कम थी। लेट से अगर वो खजूर के पेड़ पे करते तो बस खुद ही गिर के टपक जाते और निकल जाते, ठीक है। आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो 6 पॉइंट इसमें कि इजीली अवेलेबल है, पी प्लांट इजीली अवेलेबल है। एक और ऐड कर सकते हो, चीपर इन कॉस्ट है। तो 2-3 पॉइंट आप और चाहो तो ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: डोमिनेंस एंड रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। डोमिनेंस होता है जो अपने आप को शो कर देता है, डोमिनेंट फैक्टर और एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो एक्सप्रेस कर दे दोज आर डोमिनेंट। जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए या जिसको डोमिनेंट दबा दे, दैट इज रेसेसिव। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट, राउंड सीड, वॉयलेट फ्लावर, दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर। ड्रॉफ प्लांट, रिंकल्ड सीड, वाइट फ्लावर, दीज आर द रेसेसिव कैरेक्टर। आप लिखते हो ना, जैसे कैपिटल टी लिखते हो तो वो डोमिनेंस को दिखाता है, स्मॉल टी लिखते हो तो किसको दिखाता है, रेसेसिव को दिखाता है। और जो मेंडल ने सजेस्ट किया था कि जो डोमिनेंट है उसको आप कैपिटल लेटर से शो करो और जो रेसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से शो करो। दिस इज वेरी इजी। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। बच्चा पार्टी, एज यू ऑल नो, होमो मीन्स सेम, तो जब 2 सिमिलर एलील्स होते हैं लाइक कैपिटल टी ऐसा, तो दैट इज होमोजाइगस। जब 2 अलग अलग जीन्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, 2 अलग अलग एलील्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस कैन बी आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस में बोथ डोमिनेंट रेसेसिव कैरेक्टर बोथ आते हैं, जैसे देख लो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमिट। जो होमोजाइगस होते हैं वो एक तरह के गैमिट बनाते हैं, और जो हेट्रोजाइगस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट बनाते हैं। नाउ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड, जब एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, बच्चा पार्टी ऑलवेज रिमेंबर, मोनोहाइब्रिड इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विच डिफर्स इन 1 पेयर ऑफ क्रॉसिंग कैरेक्टर, 1 पेयर। जैसे टॉलनेस का आपने ले लिया,
कैरेक्टर और इसको ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर से मिला दिया, तो एक एक कैरेक्टर है हाइट का। अब मान लो टॉलनेस के साथ साथ आपने ग्रीन वाले को मिला दिया, किसके साथ, ड्वार्फ वाले और लेट से वाइट वाले के साथ। तो जब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, इसमें देखो हाइट और कलर दो फैक्टर है, हाइट और कलर दो है, इसमें केवल हाइट है। फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ इज मोनोहाइब्रिड, वही बात इन्होंने भी कर दी। एंड यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड एंड दोज हैविंग ग्रीन राउंड सीड, तो येलो रिंकल्ड ये दो कैरेक्टर हो गए और ग्रीन राउंड ये भी दो कैरेक्टर। जब दो दो कैरेक्टर्स वालों का क्रॉस होता है तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट बी प्रोड्यूस्ड। तो लोकस इज अ फिक्स पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम, हमको पता है किसी भी क्रोमोसोम में लोकस फिक्स पोजीशन होती है, डन। तो विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल और मोर जीन्स। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स कंटेन डिफरेंट एलीज फॉर एन एलीलिक पेयर, hence a diploid organism which is heterozygous at 4 loci will have 4 different contrasting character। 4 अगर लोकाई पर है मतलब 4 अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब डीएनए मैचिंग करते हैं तो डीएनए, हम सबको पता है कि कोई भी इंसान 100% कैरेक्टर कैरी नहीं करता, तो फिर डीएनए मैचिंग कैसी होती है। डीएनए मैचिंग में भी कुछ पर्टिकुलर लोकाई को चेक किया जाता है या कुछ स्पॉट्स चेक किए जाते हैं, वो मैच कराए जाते हैं, ठीक है। और वो मैच हो गया मतलब डीएनए मैच हो गया, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट डीएनए मैच किसी का भी नहीं हो सकता है, चाहे वो आपका एकदम ही सगा क्यों ना हो। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस एट 4 लोकाई, अगर कोई ऑर्गेनिज्म 4 लोकाई पे हेट्रोजाइगस है विथ 4 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, दीज आर लेट्स से 4 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, ड्यूरिंग मियोसिस इट विल सेग्रीगेट मतलब सेपरेट टू फॉर्म 8 सेपरेट गैमीट्स। जब वो ये सेपरेट होंगे, मियोसिस में क्या होता है, कैरेक्टर्स आधे हो जाते हैं, तो कैपिटल ए वाला एक हो जाएगा, स्मॉल ए वाला एक हो जाएगा, कैपिटल बी वाला एक हो जाएगा, स्मॉल बी वाला एक हो जाएगा, ऐसे करके 4 से 8 बन जाएंगे। इफ द जीन्स आर नॉट लिंक्ड देन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस 16 डिफरेंट गैमीट। और अगर जीन्स लिंक नहीं हुए तो आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ 16 डिप्लॉयड कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, सब एक दूसरे से क्रॉस करके। हाउएवर इफ द जीन्स आर लिंक्ड the gamete will reduce their number as the genes might be linked and the linked genes will inherited to another during the process of meiosis। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि अगर जीन लिंक होंगे तो कैरेक्टर्स एग्जैक्टली वापस वैसे ही आ जाएंगे, जैसे 4 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स थे वैसे ही आ जाएंगे। और अगर मान लो ये लिंक नहीं होंगे तो 16 अलग अलग तरह के आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू एक्सप्लेन बच्चा पार्टी। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था जब मैंने पढ़ाया था अमिताभ बच्चन वाला, कि लेट से अमिताभ बच्चन कैपिटल टी और जया बच्चन स्मॉल टी, टॉल एंड ड्वार्फ। मैंने उस समय भी कहा था कि प्लीज आप इसको समझने के मकसद से देखिए, ठीक है। अब इसके गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला मान लो इससे मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। हर बार आपको एक जैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे, है ना, ऐसे होगा ना। तो क्या होगा, हर बार कैपिटल टी आ रहा है तो ये जितने भी होंगे ये सभी के सभी क्या होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी एक्सप्रेस डोमिनेंट पार्ट। अब देखो यहां पर ये देखो आर ये एकदम प्योर पेरेंट्स है ना, प्रोजेनी। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, देखो सब एक जैसे आ गए, तो जीनोटाइप भी 4:0, फिनोटाइप भी 4:0, जीन्स भी सेम है और उनके एक्सप्रेशन भी सेम है। अब मान लो इनमें से कोई दो F1 क्रॉस करेंगे बच्चों, तो इनके गैमीट्स अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा वाला भी हो जाएगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर से मिलेगा तो कैपिटल आर, ये इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर ये दोनों स्मॉल आर मिलेंगे तो स्मॉल आर। तो देखो ये वाला और ये वाला
these two if I say, तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, एक जैसे दिख रहे हैं, तो जीनोटाइप क्या हो गया 1:2:1। लेकिन कैरेक्टर में देखो तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, क्योंकि डोमिनेंट है, तो फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। समझ में आई बच्चा बड़ी बात? ये सबसे इजी है समझाना जीनोटाइप फिनोटाइप के टर्म्स में, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप डोमिनेंस समझाओगे ना तो कोशिश करके फिनोटाइप पे अटक के रहना, मतलब गिव मोर फोकस ऑन फिनोटाइप। व्हाई? बिकॉज हियर यू कैन सी ये कैपिटल आ रहा है इसलिए राउंड है, ये वाला राउंड है, दिस इज राउंड, दिस इज अगेन राउंड एंड दिस इज अगेन राउंड, तो तीन हो गए राउंड, दैट इज वाई 3:1 का रेशियो बना। तो आपको समझाना आसान बैठेगा किसी को भी, ठीक है। नाउ डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गाइज। अगर आपको टेस्ट क्रॉस बताना है तो समझिए, नाम से क्लियर है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विथ अननोन जीनोटाइप एंड अ रेसेसिव पेरेंट। तो जिसका जीनोटाइप अननोन है और एक रेसेसिव पेरेंट के बीच के क्रॉस को अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नाम से क्लियर है, टेस्टिंग कर रहे हैं अपन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये पता करने के लिए कि जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, उसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। इफ द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ट क्रॉस शोज 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बात है, अगर प्रोजेनी मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उसमें क्रॉस के बाद 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव आया, देन द अननोन इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस। तब ये कहा जाएगा कि भैया जो अननोन इंडिविजुअल था वो हेट्रोजाइगस था। ऑन द अदर हैंड इफ द प्रोजेनी शोज डोमिनेंट ट्रेट, अगर जो नई जनरेशन बन रही है वो एकदम डोमिनेंट वाले लोगों की बन रही है, एक भी रेसेसिव नहीं बना, तो दैट मीन्स कि जो इंडिविजुअल था वो होमोजाइगस था। समझ में आई बच्चा बड़ी बात? यहाँ पे देखो आप इसको और अच्छी तरह समझ सकते हो। ये अननोन इंडिविजुअल है, अभी किस्मत अच्छी है कि हमने यहाँ पे होमोजाइगस ले लिया, तो होमोजाइगस ले लिया तो जो पहली जनरेशन बनी ना, ये प्रोजेनी जो बनी, तो देखो सब एक जैसे आगे आर 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 आर, तो क्योंकि सब एक जैसे आगे जीनोटाइप, इसका मतलब ये होमोजाइगस था, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है, तो देखो यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा, ये अलग है, ये अलग है, देखो समझ में आया? तो इसका मतलब भाई साहब ये हेट्रोजाइगस था। समझ में आया? याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप क्रॉस कराओगे तो उस क्रॉस में जो दूसरा पेरेंट रहेगा वो दोनों ही केसेस में आप देख लो होमोजाइगस भी रहेगा, लेकिन रेसेसिव वाले के थ्रू माइंड इट, आप डोमिनेंट वाला पेरेंट पिक नहीं करोगे। चलिए, यूजिंग पुन्नेट स्क्वायर वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द phenotypic features in the first filial generation, okay, after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus. तो in guinea pig heterozygous male with black coat color है इसलिए बी भी लिख दिया, is crossed with a female having a white coat color, small b. The male will produce two types of gamete, capital B and small b, while the female will produce only one type of gamete, है ना। अरे भाई जो हेट्रोजाइगस है उसके अलग अलग गैमीट बनेंगे, जो होमो है उसके गैमीट एक ही जैसे रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन विल बी सेम। बच्चा पार्टी, इट इज जस्ट लाइक जो भी हमने टेस्ट क्रॉस किया था उसके जैसे ही है, हेट्रोजाइगस में आया था। देखो अब क्या होगा जब आप क्रॉस कराओगे, तो देखो 1 2 1 2, मतलब 50-50% वाले दोनों आ गए, 2:2 का रेशियो बन गया, मतलब वही 50%। समझ में? आप चाहो तो इसको 1:1 बोल दो, एक ही बात हुई ना। 2:2 इज ऑल्सो कैन बी सेड एज 1:1। 2:2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 चांसेस रहते हैं, 4 टाइप्स बनने के चांसेस रहते हैं। अब क्योंकि अगर वो एक जैसे बन रहे हैं तो आप 1:1 भी बोलोगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ टॉल प्लांट विथ येलो सीड, ये याद रखना, इसको जैसा लिखा रहता है ना क्वेश्चन में वैसे ही पिक करना, कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दूसरा भी देखो वैसे ही है। व्हाट पोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग वुड बी द एक्सपेक्टेड टॉल एंड ग्रीन, ड्रॉफ एंड ग्रीन। इस ऐसे क्वेश्चंस को आप थ्योरेटिकली नहीं आंसर कर सकते, सीधे ड्रॉ करो बच्चों। तो देखो ड्रॉ किया तो देखो क्या बन गया। अच्छा देखो एक और चीज़ है,
जब आपने ड्रॉ किया यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, देखो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, दिस इज ऑब्वियसली अ प्रिंटिंग एरर। देखो क्यों एरर है, येलो सीड दिया है ना टॉल एंड येलो, तो कैपिटल टी येलो एंड टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, तो ये स्मॉल वाई है यहाँ पे। कैसे पता चला, जब हमने सोल्यूशन को देखा, सोल्यूशन में देखो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज हियर यू कैन सी स्मॉल वाई। ठीक है, हमने इनके गैमिट्स बना लिए, तो एक कैपिटल वाला बन गया, एक कैपिटल स्मॉल बन गया, फिर ऐसे करके हमने गैमिट बना लिया। ठीक है, जब आप इनके क्रॉस कराओगे ना, देखो ये कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई, तो ये ऐसा बना, तो टॉल येलो ऐसे करके आपको क्रॉस कराना है बच्चों। ठीक है, तो पता चला क्या पता चला, फिनोटाइप क्या है, टॉल एंड ग्रीन वाले कितने आ गए, 3। टॉल एंड ग्रीन देखो ना, काउंट करो ना, टॉल एंड ग्रीन 1, टॉल एंड ग्रीन 2, टॉल एंड ग्रीन 3, तो टॉल एंड ग्रीन वाले 3 आ गए। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ड्रॉफ एंड ग्रीन एक ही है। तो अगर आप इसमें कहानी लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, आपको इसको एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। हैव टू ड्रॉ टू गेट द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर सच क्वेश्चन, नॉट दिस ओनली क्वेश्चन। द हेट्रोजाइगस पैरेंट आर क्रॉस्ड इफ द टू लोकाई आर लिंक्ड, what would be the distribution of the phenotype feature in F1 generation for a dihybrid cross? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लिंकेज इज डिफाइंड एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more genes in same chromosome। लिंकेज हमेशा ये बताता है कि भैया 2 या 2 से अधिक जीन्स एक ही जगह पर रह पा रहे हैं। कोएग्जिस्टेंस मतलब दोनों हैं। ठीक है, एक डोमिनेंट है तो अपने आप को शो कर रहा है, दूसरा रिसेसिव है तो शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन है तो दोनों। इफ द जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड लाई क्लोज टू ईच अदर, देन दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। और अगर वो एकदम करीब है तो वो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो वो भी इनहेरिटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन येलो बॉडी एंड वाइट आईज एंड wild type parent in Drosophila will produce wild type yellow white progeny. It is because yellow bodied and white eyes greens are linked. Yellow body है लेकिन eyes कैसी है, white है, ये कैरेक्टर लिंक है। तो जब अगर येलो बॉडी बनेगी तो व्हाइट आई भी अपने आप बन जाएगा। Therefore they are inherited together in progeny. समझ में? अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि कलर की बात तो हो रही है, लेकिन बॉडी का कलर अलग है, आई कलर अलग है। समझ में? ये देखो यहाँ पे भी इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, आई रियली बिलीव आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, ये येलो वाइट है और ये वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन बनी उसमें वाइल्ड टाइप और येलो वाइट दोनों थे। पेरेंट में देखो तो येलो टाइप और जो पेरेंटल टाइप है उसमें, और इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें मिक्सिंग हो गई है। ठीक है, फिर भी 98.7% इज व्हाट, वाइल्ड टाइप एंड येलो वाइट टाइप प्योर जा रहा है। केवल 1.3% में वाइट और येलो अलग अलग होंगे, अदरवाइज 98.7 में वो एक साथ ही जाएंगे। और F2 जनरेशन में भी लगभग यही कुछ कहानी रहेगी कि आपको वाइल्ड टाइप और येलो वाइट टाइप ये ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, जबकि आपको कम संख्या में देखने को मिलेंगे कौन, वाइट एंड येलो। बच्चों ये एक ऐसी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि कैरेक्टर्स होते तो डोमिनेंट और रिसेसिव है, लेकिन रहते वो साथ साथ है, लिंक में। कई बार जो शो हो जाता है, कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डोमिनेंट ऑलवेज रिमेन्स डोमिनेंट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे पूछता है, अच्छा आपको डायबिटीज आया है, आपके पापा को डायबिटीज है, आप बोलोगे नहीं, मम्मी को है नहीं, दादा को है नहीं, दादी को है नहीं, नाना को है, नानी को है, अच्छा किसी को था क्या फैमिली में, हाँ मेरे परदादा को था। तो डॉक्टर फिर वहीं घूम के चला जाता है कि यार हो सकता है कि जो पैंक्रियास की बीटा सेल्स बनाने वाले जीन्स थे वो परदादा से रेसेसिव में पड़े थे और इस बच्चे में डोमिनेंट फेज में आ गए। तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी भी कहते हैं फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री इसीलिए पूछी जाती है। फैमिली हिस्ट्री तो हमेशा इसी चीज़ के लिए पूछी जाती है कि कई बीमारियां लिंक्ड होती हैं। जैसे अभी ये बात भी प्रूफ हो चुकी है कि हाइपरटेंशन मतलब बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी कैसी हो चुकी है, जेनेटिक लिंक्ड हो चुकी है कि एक जनरेशन में डोमिनेंट थी, एक में रेसेसिव होकर पड़ी रही। समझ में? हालांकि आप कह सकते हो कि सर कैंसर का कोई बहुत ही फिक्स कारण नहीं है,
कैंसर के लिए बोला जाता है कि देयर आर सम ऑन्कोजीन्स विच रिमेन्स इन देयर रेसेसिव स्टेज, बट जब उनको कोई सूटेबल फैक्टर मिलता है, जैसे तंबाकू खाते हैं जो लोग, तो निकोटिन एक बहुत ही सूटेबल फैक्टर होता है, एग्रीवेट कर देता है ऑन्कोजीन्स को, तो सेल्स रीजनरेट होने लगती हैं। तो ऐसे ही कोई भी, जैसे अल्कोहलिक लोगों में जो शराब पीते हैं ज़्यादा, तो शराब भी एग्रीवेट कर सकता है किसको, ऑन्कोजीन्स को, तो कैंसर सेल डेवलप हो जाती है। लेकिन आपको पता चलेगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दे आर नॉन अल्कोहलिक, दे नेवर हैड टोबैको। वो याद है मुन्ना भाई MBBS में जो एक था, तो वो बेचारा बोलता है मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, फिर मुझे क्यों हुआ ब्लड कैंसर ये वो। तो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट होने के लिए फैक्टर कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कैंसर के लिए जो कॉज है वो अननोन है, नोबडी कैन से। ये बात और है कि जो लोग क्या जिनकी फैमिली में कैंसर हुआ हो किसी को कभी भी, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में डॉक्टर पहले सस्पेक्ट करता है, जांच करा ही लेता है। ठीक है, डॉक्टर बोलता नहीं कि आपको है, जांच करा लेगा फिर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन इन जेनेटिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। जैसे मेंडल का नाम पी प्लांट के ऊपर और उनकी रिसर्च के ऊपर आता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ऐसे ही TH मॉर्गन का ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाइज होती है ना, उसके ऊपर उनका रिसर्च बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उनकी जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द मॉर्गन वर्क इज बेस्ड ऑन फ्रूट फ्लाइज विच इज कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलेग्नोगैस्टर, और इस पे उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी जो सभी पे आज भी काम करती है। ही डिफाइंड लिंकेज एज द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more genes in same chromosome and performed hybrid cross in Drosophila। ठीक है, देखो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं लिंकेज के थ्रू। ठीक है, याद रखना, लिंकेज मतलब जुड़ के, मतलब कैरेक्टर एक ही दिख रहा है लेकिन उस एक कैरेक्टर के पीछे 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स छुपे हुए हैं, एक डोमिनेंट है बाकी रेसेसिवली पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया, एंड to show that linked genes are inherited together and are located at X chromosome। और उन्होंने बताया कि जो ड्रोसोफिला में inherited characters हैं वो X क्रोमोसोम में फिक्स हैं या छुपे हुए हैं या प्रेजेंट हैं। His experiment has also proved that tightly linked genes show very low recombination while losing linked genes show very high combination। अब इसको भी समझना, जैसे मान लो 2 कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल G और स्मॉल t, मैंने ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, इनके बीच का लिंक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर ये इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये मोस्टली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक जैसे ही ट्रैवल करेंगे। ये बिल्कुल भी अपने कैरेक्टर्स को अलग अलग नहीं होने देंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर स्मॉल g स्मॉल t जैसा कुछ रह गया और ये मान लो इनके बीच का जो लिंकेज है वो वीक है, तो ये हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, मतलब ये टूट सकेंगे फिर आगे दूसरे से जुड़ जाएंगे। ऐसा तो ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, जिसका लिंकेज स्ट्रांग रहेगा तो वो रिकॉम्बिनेशन लेस शो करेगा, और जिसका क्या बोलते हैं लिंक वीक रहेगा वो हायर रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। दिस इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड। लेकिन यस, ये मॉर्गन साहब ने बताया था। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल। ये जो पेडिग्री एनालिसिस है बहुत ज़रूरी है। मेरा एक दोस्त है मयंक कस्तवार, ही इज़ इन सेटल इन US राइट नाउ। तो उसकी फैमिली में मैंने सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस देखा था, जब मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं था। इसको बोलते हैं पूरी पीढ़ियों को एक साथ दिखाना, मतलब कहाँ से कहानी शुरू हुई, ये जनरेशन कहाँ से बनी। तो लोग बनाते हैं ना, कई लोग अपने फैमिली का फैमिली ट्री बनाते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस है रिकॉर्ड ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर हेरिटेबल इन अ फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, आई कलर, स्किन कलर, हेयर फॉर्म, कलर एंड अदर फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अलॉन्ग विद दीज फीचर्स there are other genetic disorders such as Mendelian disorder that are inherited in the family generation after generation। मतलब अगर आपको फैमिली ट्री पता है, जैसे मैंने बताया ना कि फैमिली हिस्ट्री पता करना, तो उससे ये पता चल जाता है कौन सी जनरेशन में कौन सी बीमारी कैसे ट्रैवल की। Hence by using the pedigree analysis for the study of specific trait or disorder generation after generation, it is
पॉसिबल टू ट्रेस द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। उससे इनहेरिटेंस मतलब जो अनुवांशिकी है उसका पैटर्न पता चलता है। इन दिस एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो एक ट्री की तरह दिखा जाता है ना, फैमिली ट्री ज़्यादातर लोग बोलते हैं, देखो बोलता भी है फैमिली ट्री। जेनेटिक काउंसलर यूज पेडिग्री चार्ट फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस ट्रेट्स and diseases in the family and predict their inheritance pattern. It is useful in preventing hemophilia, sickle cell anemia and other genetic disorder in the future generations. बच्चों मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, हमारी कंट्री में फैमिली ट्री कुछ लोग पहले बनाते थे, अब तो आजकल के लोग इस चीज़ को इतना भाव नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इससे क्या होता है, कई बार लोग कई चीज़ों के बारे में ऐसे ही जान जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स को समझाना, जैसे मान लो आप किसी को सिकल सेल एनीमिया था आपके खानदान में किसी को, तो सिकल सेल एनीमिया ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को हो नहीं सकता, वो रेसेसिवली पड़ा है, किसी को भी हो सकता है। तो अगर पता है और आपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे अगर आपने डॉक्टर को बता दिया, तो हो सकता है कि सिकल सेल एनीमिया वाले कैरेक्टर को डॉक्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू रिमूव कर दें और फैमिली में जो आने वाली जनरेशन है उनमें इस बीमारी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। समझ में? तो इसीलिए ये बहुत ही अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये अपन 100-200 बार पढ़ चुके हैं। फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। अगर फीमेल का X मेल के X से मिलेगा तो अगेन फीमेल बनेगी, और अगर फीमेल के X मेल के Y से मिलेगा तो XY बनेगा, मतलब मेल बनेगा। बच्चा पार्टी सेक्स डिटर्मिनेशन ये एब्सोल्युटली 50-50% की प्रोबेबिलिटी पे चलता है। ये एक प्योर कोइंसिडेंस होता है, और हमको इसीलिए बार बार ये पढ़ाया जाता है कि जो बेबी होगा ये एक फेयर प्रोसेस होगा, इसमें किसी की चलती नहीं कि आप किसी को ब्लेम करो। पहले लोग फीमेल को ब्लेम्स करते थे, आजकल तो फीमेल को लोग ब्लेम नहीं करते। अब कोई बहुत ही अनपढ़ है, गाँवटी है तो बात और है, अदरवाइज अब नहीं करते लोग। लेकिन फिर भी फीमेल के अंदर आज भी मैंने नोटिस किया है कि फीमेल हैव दैट इनसिक्योरिटी कि लोग उनको ब्लेम करेंगे, और सरकार इसी चीज़ को हटाने के लिए लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक करती है, पढ़ाती है, समझाती है, और आजकल लोग बहुत समझदार हो भी गए, लेकिन स्टिल। तो ये है जेनेटिक कैरेक्टर डिटर्मिनेशन। आप लोगों ने मेरे ख्याल से 9th से पढ़ रखा होगा, आप 12th में आ गए हो, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। यू नो हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन वर्क। नाउ a child has a blood group O, the father had a blood group A and the mother have blood group B. Work out the genotype of the parents. बच्चा पार्टी एक ही तरीका है, IA अगर ऐसा है फादर और मदर लेट से IB है, तब तो इम्पॉसिबल है कि क्या हो जाए, O ब्लड ग्रुप आ जाए। ये कब आ सकता है, जब एक पेरेंट IA है, IO है, और दूसरा IBIO है, तब कहीं जाके चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो देखो द ब्लड ग्रुप कैरेक्टर्स इन ह्यूमन कंट्रोल बाय 3 सेट्स ऑफ एलीज, IA, IB and I. IA, IB आर इक्वली डोमिनेंट वेयर एज एलीज I इज रेसेसिव। ठीक है, द इंडिविजुअल टाइप ऑफ जीनोटाइप IA एंड IAI हैव ब्लड ग्रुप A, है ना। अगर IA रहा तो भी A रहेगा, और IAI रहेगा जिसको मैंने O लिख दिया, तो वो भी A ही रहेगा। ठीक है, द पर्सन प्रेजेंट विद IBIB एंड IBI बोथ हैव ब्लड ग्रुप B. द पर्सन विद जीनोटाइप IA-IB हैव ब्लड ग्रुप AB, जिसमें IA और IB जीनोटाइप रहेगा तो उसमें AB ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है, और जिसमें केवल स्मॉल आई आया तो उसमें O ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है, हेंस if the father has a blood group A and mother have blood group B, then the possible genotype of the parent will be either this or this. यही पॉसिबल हो सकता है, या तो ये हो सकता है इन दोनों में से कुछ और इन दोनों में से कुछ। अब चक्कर क्या है कि जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो अगर इधर देखो, यहाँ बहुत अच्छे समझे, अगर IA वाला IB से मिलेगा तो ब्लड ग्रुप AB ही आएगा, ये 100% श्योर है। तो मतलब यह है कि अगर प्योर कैरेक्टर वाले फादर और मदर हैं तब तो O ब्लड ग्रुप कभी नहीं आएगा। तो हमने क्या लिया, रेसेसिव वाला पार्ट लिया। अब रेसेसिव वाले में क्या होगा, अगर कैपिटल A कैपिटल B आया तो AB ब्लड ग्रुप आ गया। ठीक है,
और अगर दोनों स्मॉल आ गए, मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं, कैपिटल ए आई बी आई, ठीक है। अब इसको मैं मिला रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को मिला दिया तो आई ए आई बी, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। आई ए और आई आ गया तो मतलब ए ब्लड ग्रुप आ गया। फिर अगर आई बी आई आ गया मतलब बी ब्लड ग्रुप आ गया, और आई आई आया तो जाके ओ ब्लड ग्रुप आएगा। तो मतलब यही कैरेक्टर्स माने जाएंगे जो मैंने आपको ऊपर ओ लिख के बता दिया था, समझ में। और सेम ऐसा आर एच फैक्टर के लिए भी होता है, माइंड इट द वे आई एक्सप्रेस दिस टू यू, सिमिलरली ये आर एच फैक्टर के लिए भी होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी पेरेंट पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे कोई मान लो ओ पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है, तो कोई भी पेरेंट अगर ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव है तो चांसेस कि उनके बच्चे नेगेटिव होंगे, चांसेस कि उनके बच्चे पॉजिटिव होंगे इज ऑन अ वेरी हायर साइड। ऐसा बहुत रेयर टू रेयर केस में होगा कि दोनों पेरेंट पॉजिटिव थे, ठीक है, जैसे ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और बच्चा नेगेटिव आ जाए, ठीक है। ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, होता नहीं, मतलब एज पर रूल नहीं होता। अगर हो गया है तो फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ मतलब जीन्स में गड़बड़ है, बाकी और कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है ना। चेक एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या है, इसके ऊपर कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं दोनों टॉपिकों के ऊपर, तो ध्यान से देखिए। कोडोमिनेंस इज अ फिनोमेना इन विच बोथ द एलील्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। दोनों एलील्स है ना, बोथ द एलील्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, रहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। बोथ द एलील्स ऑफ जीन्स आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों इक्वली डोमिनेंट है। जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस इजीली देखने को मिलता है। द ब्लड कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 3 सेट्स ऑफ, अभी बात की अपन ने, आई ए आई बी एंड आई। द एलील्स ऑफ आई ए एंड आई बी आर इक्वली डोमिनेंट एंड आर सेड टू बी कोडोमिनेंट एज दे एक्सप्रेस इन ए बी। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें मतलब ए और बी दोनों इक्वली डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। बोथ दीज एलील डू नॉट इंटरफियर विद द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों साथ साथ हैं और किसी दूसरे को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है टू देयर रिस्पेक्टिव एंटीजेंस। हेंस ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भैया सबको एक्सेप्ट कर लेते, आन दो, कोई लोड नहीं। ए वाला आएगा तो उसका भी एंटीजन एक्सेप्टेड, बी आएगा तो उसका भी एंटीजन एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फिनोमेना इन विच वन एलील shows incomplete dominance over the other member। मतलब ये कि एक जो डोमिनेंट है वो पूरी तरह डोमिनेंट हो ही नहीं पाया, पूरे कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हो। फॉर एन एग्जांपल, अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्लांट हैविंग रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। अब रेड और वाइट फ्लावर दोनों हैं, ठीक है, हम सोच रहे थे कि रेड वाला डोमिनेंट है, सब रेड आएंगे, तो एंथ्रीनियम स्पीशीज विल रिजल्ट इन द पिंक फ्लावर। अब पिंक फ्लावर कैसे आया, समझ में आया? या तो पूरा रेड आ जाता है या पूरा व्हाइट आ जाता, पिंक कैसे आ गया? तो पता चला, क्या पता चला, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स एंड एग्जिबिट इन इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो जनरेशन बनी कैसी बनी, पिंक बन गई, तो ना वो रेड वाले जैसी रही ना वो व्हाइट वाले जैसी रही, नई जनरेशन बन गई पिंक वाली। बात समझ में आ रही है? कौन सी? F1 जनरेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ डोमिनेंट एलील आर इज पार्शली डोमिनेट ओवर द अदर एलील। मतलब रेड पार्शियली डोमिनेट कर पाए, फुल्ली डोमिनेट नहीं कर पाए। देयरफॉर द रिसेसिव एलील आर आल्सो गेट एक्सप्रेस्ड। तो आर ने भी अपना जो स्मॉल आर था वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो क्या होगा, अब आप रेड को और व्हाइट को मिला के देखो तो पिंक कलर आता है, तो वैसे वाली सिचुएशन बन गई। क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ में आया? याद रखना, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बहुत डिफरेंस। कोडोमिनेंस साथ साथ इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और इनकम्प्लीट में कोई भी अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। आई रियली बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? गिव वन एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन is a charge in a single base pair of DNA by substitution, deletion or insertion of single nitrogenous base।
समझ ही गए होगे, या तो बदल दो या डिलीट कर दो या नया ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर सिंगल बेस पेयर, याद रखना सिंगल बेस पेयर को चेंज करना है, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन बोला है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, आज ही मैंने अभी अभी इसके बारे में बात की। इट इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ मेटाग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ग्लूटेमिक एसिड इज शॉर्ट आर्म ऑफ हार्मोन्स टू गेट रिप्लेस बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन, समझ में? और इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये म्यूटेशन आ गया सिकल सेल एनीमिया वाला, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अगर आप पता है जनरेशन का, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी? सुटैन एंड बोवेरी, ये तो आपको रट जाना चाहिए। हैज गिवन क्रोमोसोमल थ्योरी 1902, दे लिंक द इनहेरिटेंस ट्रेट ऑफ क्रोमोसोम्स। समझा? उन्होंने ये बताया था कि जो ट्रेड्स हैं वो क्रोमोसोम से कैसे लिंक होते हैं। मेंशन 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स। So 2 autosomal genetic disorders are: number 1, sickle cell anemia. It is an autosomal linked recessive disorder which is caused by point mutation in the beta globin chain. भूलना मत, ठीक है, इतनी लाइन बस आप याद रख लिए तो बहुत हो जाएगा। किससे? बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसमें चेंज आता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप्ड। सिकल शेप्ड मतलब हंसियाकार। एक्चुअली आपको पता है पॉपिन जैसा होता है ना, कौन? आरबीसीज, है ना? तो आरबीसीज पॉपिन जैसे होते हैं, वो सिकल सेल्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो विच आर फॉर्म ड्यू टू म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। दैट इज डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय HbA एंड HbS एलीज, ठीक है, HbA और HbS, अरे हीमोग्लोबिन A एंड हीमोग्लोबिन S, ऐसा बोल दो जैसा आपको समझ में आए, ठीक है। द होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप HbS एंड HbS, मतलब अगर HbS वाले हो गए, दे शो द सिम्टम ऑफ डिसीज, उनमें ये डिसीज के सिम्टम्स रहेंगे। अगर ऐसा रहा, मिक्स रहा, या ये वाला सिर्फ HbA वाला रह गया, या HbA HbS दोनों आ गए, तो भी बंदा नॉट अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। बस ये HbS वाले दोनों नहीं बनने चाहिए पेयर। हाउएवर दे एक्ट एज कैरियर, और ये कैरियर तो रहेगा लेकिन इस पे कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ ब्लेडनेस मतलब टकलापन, तो फीमेल्स के अंदर भी सेम कैरेक्टर होता है। फीमेल के अंदर टकलापन का सेम कैरेक्टर होता है। फीमेल के अंदर अगर ऐसे लेट्स से टकलापन के लिए, ब्लेडनेस के लिए कैपिटल B और स्मॉल b ऐसा अगर मैं बोलूँ, तो फीमेल कभी टकली नहीं होती, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये गॉड गिफ्टेड है। जब तक उनके अंदर ब्लेडनेस के दोनों कैरेक्टर नहीं रहेंगे टकलेपन के, तब तक वो कभी भी टकले हो ही नहीं सकते। लेकिन मेल के अंदर अगर कैपिटल B स्मॉल b वाली सिचुएशन भी बनती है, तो मेल टकले हो जाएंगे। तो अगर मेल है ना, टकले इन द सेंस, आपने देखा होगा ना कुछ लोग 20-25 साल की उम्र में उनके सर के ऊपर से बाल उड़ जाते हैं, है ना, तो वो यही कैरेक्टर है। ये गॉड गिफ्टेड है, बता रहा हूँ, गॉड गिफ्टेड बोलो या मेड बाय गॉड बोलो, वट एवर, ठीक है। रैपिड हार्ट रेट, देखो मैंने अभी आपको सिकल सेल एनीमिया का बताया कि क्योंकि वो हंसियाकार हो जाता है आरबीसी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो जोर जोर से सांस लेने, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, जॉन्डिस, वीकनेस, फीवर, एग्जॉस्टिव थर्स्ट, चेस्ट पेन, डिक्रीज फर्टिलिटी एंड आर द मेजर सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ये लोग हमेशा बेचारे कमज़ोर रहते हैं और ज़्यादातर केसों में पूरी ज़िंदगी जी भी नहीं पाते। नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। इट इज़ एन अगेन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और ये बहुत ही घटिया बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम। जैसे आपने देखा हो ना, कुछ लोग ऐसे, जिनको क्या बोलेंगे, आपने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि कुछ बच्चे उम्र में बढ़ जाते हैं लेकिन उनका शरीर भी आधा अधूरा डेवलप होता है, मतलब, और वो मंद, जिसको कहते हैं कई लोग मंद जैसे बैठे रहते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ करना इन वर्ड्स के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ लोग जो एकदम ही डाउन रहते हैं ना, एक्चुअली डाउन सिंड्रोम इसलिए नाम भी डाल दिया इन लोगों ने। इट इज़ कॉल्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, भूलना मत, इट इज ड्यू टू ट्राइजोमी। इनके क्या होता है, द इंडिविजुअल हैज शॉर्ट स्टेचर्ड, ये हमेशा कम हाइट के होते हैं, इनका हेड छोटा होता है, ओपन माउथ, इनका मुंह हमेशा खुला रहेगा, जीभ लटकी रहती है इन लोगों की, लार टपकता रहता है यूजुअली, शॉर्ट नेक, गर्दन छोटी होती है, स्लेंटिंग आइज, आंखें झुकी हुई रहेंगी, है ना, ये तिरछी रहेंगी, ब्रॉड शॉर्ट हैंड,
और जो हाथ रहेंगे वो थोड़े छोटे हो सकता है हो जाएं, ठीक है। एंड द इंडिविजुअल ऑल्सो शोज रिटार्ड मेंटल, ये लाइन बस याद रखना, रिटार्ड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, समझ में आया? तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। ये मुझे बिल्कुल भी ये बीमारी पसंद नहीं, क्योंकि जिन पेरेंट्स को भगवान ना करे ऐसे इनके बच्चे हो जाते हैं, उनको बच्चे की केयर इतनी करनी पड़ती है और उन बच्चों की लाइफ भी बहुत हद तक खराब भी रहती है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। अपन कितनी भी थ्योरेटिकल बातें कर ले, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, और उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता है। तो गाइज ऑन दैट वे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड और चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।